तो आप सभी का फिर से जो है पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने संविधान की जो समितियां हैं उनकी बात किए थे। आज जो है हम लोग को संविधान की विशेषता पढ़ना है। भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ना है। ये जो है देखिएगा, इससे क्वेश्चन जो है पीटी और मेंस में भी आता है और ये जो है जरूरी भी होता है, ताकि संविधान जब समझना है तो इसकी विशेषता भी समझनी हम लोग के लिए जरूरी है। तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान में इतनी विशेषता है कि इसका अगर विशेषता काउंट किया जाए तो आपको लगेगा कि संविधान में जितने अनुच्छेद नहीं है उससे कहीं ज्यादा विशेषता भी हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो भारत की संविधान जो है भारत के जनता के द्वारा निर्मित है, यानी कि पहली विशेषता इसकी कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। कहने का मतलब ये कि भारत का जो संविधान बना वह जो संविधान भारत के जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। तो कैसे निर्मित किया गया है? तो भारतीय संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन जो किया गया था, वो संविधान सभा में जो भी सदस्य आए थे अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनकर आए थे, लेकिन कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुना गया था। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान बनाने में जनता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो जनता के द्वारा यानी कि चुने गए थे, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए थे, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य का चुनाव हुआ था। तो इसी कारण जो है भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह सबसे बड़ा लिखित संविधान। आप देखेंगे कि ये जो है हमारा संविधान लिखित है। सबसे बड़ा कैसे? तो पता है कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे संविधान में मुख्य रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इसी कारण से कहा जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तीसरा पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसका ये हुआ कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली में, यानी कि जैसे हम लोग संसद कहते हैं
तो संसद में आप देखेंगे कि मुख्य रूप से जो है दो पार्ट लिए होता है, एक राष्ट्रपति और दूसरा सदन। और ये सदन जो है दो होता है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। कोई भी जब विधेयक यानी कि कोई कानून बनाने के लिए कोई भी जब विधेयक लाई जाती है तो उसे पहले सदन में पेश की जाती है, चाहे वो लोकसभा में पेश कीजिए या राज्यसभा में पेश कीजिए। जब ये दोनों सदन किसी विधेयक को पारित कर देती है तो वह विधेयक कहाँ आता है? राष्ट्रपति के पास आता है। और जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर सिग्नेचर कर देते हैं, अपनी हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह पारित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये देखेंगे कि हमारे देश में जो है 22 यानी कि 28 राज्य की बात करते हैं, संघ शासित प्रदेश की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे किसी भी राज्य का आप हो, अगर आपकी जब नागरिकता पूछी जाती है तो आप बोलते हैं भारतीय, इंडियन। यानी कि हमारे यहाँ स्टेट की नागरिकता नहीं होती है, राज्यों की नागरिकता नहीं होती है, नागरिकता होती है जो भारतीय कहलाता है, यानी कि केंद्र की नागरिकता होती है। इसीलिए हमारे देश में जो है संविधान ने एकल नागरिकता को अपनाया है। उसके बाद है अगला विशेषता इसका होता है मूल अधिकार। मूल अधिकार, हालांकि आप देखेंगे कि एकल नागरिकता जो है यह संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से। और मूल अधिकार जो है यह जो है संविधान के भाग 3 में, यानी कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। और ये मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। यानी कि भारत में जो नागरिक है, जो जनता है, उसके अपना कुछ फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, भारत की ये संविधान देता है। और उसके भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में चर्चा करता है। इसमें एक चीज और आप देखेंगे कि ये मूल अधिकार अगर कोई छीन ले आपसे तो उसके भी रिमेडीज का बात करता है, जो कि आर्टिकल 32 है, जो कि हम लोग जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें इस पर जो है चर्चा करेंगे। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारत के प्रत्येक जनता का अपनी मूल अधिकार है। भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। और ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला जो है देखेंगे पॉइंट जो है वो है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है आप देखेंगे कि ये जो है संविधान के भाग 4 क में है, 4 क में है। और ये जो है सोवियत संघ से पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। और पहले जो है ये मूल कर्तव्य, यानी कि आप देखेंगे कि पहले इसकी संख्या 10 थी और आज के डेट में इसकी संख्या 11 हो गई है। यानी कि अगर भारतीय संविधान जनता को मूल अधिकार देता है तो भारतीय संविधान जनता से भी कुछ उम्मीद करता है, जो कि मूल कर्तव्य के जो है रूप में संविधान यह डिमांड करता है, भारतीय जनता से अपेक्षा करता है कि आपका भी कुछ मूल कर्तव्य है। तो ये जो है देखिएगा कि इसको भी हम लोग को अगले चैप्टर में पढ़ना होगा। मूल कर्तव्य का एक स्पेशल जो है इसका भी क्लास होता है कि मूल कर्तव्य जो है किसके अनुशंसा के आधार पर एक्सेप्ट किया गया, मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया। तो मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया।
संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो 4 में रखा गया है। मूल कर्तव्य में कितने कर्तव्य थे, तो पहले 10 थे, आज के डेट में कितने हैं, तो 11 है। इसी तरह जो आप देखेंगे कि हमारे संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। ये देखिएगा कि हमारे संविधान के भाग 4 में इसकी बात की गई है। ये जो है आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक इसी बात की गई है, और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब ये नीति निर्देशक क्या चीज है, तो देखिए भारत को जो है कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान राज्य को, भारत को या भारत में जो राज्य है उनको जो है वह कुछ निर्देश देता है, कुछ सलाह देता है, और अगर उस सलाह को आप मानते हैं तो कहा जाएगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। इसीलिए जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। अब कहा जाता है कि भारतीय संविधान लचीला एवं कठोर है। निश्चित है कि भारतीय संविधान आप देखेंगे कि यानी कि राज्यों को भी पावर देता है, केंद्र को पास तो पावर है ही, और तो पंचायत को भी पावर दे रहा है। तो ये आप देखेंगे कि सब यानी कि राज्य सरकार भी डेवलपमेंट की काम करे अपने राज्य में, केंद्र भी अपने देश के डेवलपमेंट की काम करे। लेकिन अगर कोई राज्य अगर संविधान के इतर जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए रूल के इधर उधर जाता है, तब ये भारत का संविधान कठोर हो जाता है। क्योंकि ये कठोर होने का मतलब ये है कि भारत के संविधान में एक आपात उपबंध की बात की गई है, उपबंध की बात की गई है, जिसमें 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360 की जो बात की गई है, यह जो है भारत को कठोर यानी भारतीय संविधान यहाँ पर कठोरता वाली कदम उठाती है। ऐसे तो जो है प्रत्येक राज्य का अपनी शासन व्यवस्था है केंद्र की तरह, लेकिन जब कोई राज्य संविधान के विपरीत कार्य करे या राष्ट्रपति के द्वारा बताए गए या बनाए गए लॉ से थोड़ा इधर उधर जब होता है, तो उस समय यह संविधान हमारा कठोर हो जाता है और आपात उपबंध इसको कठोरता की तरफ ला देता है। फिर जो है इसी से जुड़ा हुआ आप देखेंगे कि संघात्मक और एकात्मक की भी बात की जाती है कि भारतीय संविधान जो है वह संघात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक है होते हुए एकात्मक हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि हमारा जो है संघात्मक यानी कि आप देखेंगे कि 28 राज्य और करीब 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया गया है, और इस संघ का नाम है भारत। इसीलिए जो है कहा जाता है कि यह संघात्मक है, लेकिन ये जो है संघात्मक होते एकात्मक है, क्योंकि इन राज्यों को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं जो केंद्र को अधिकार हैं। और कहा जाता है कि जब संघात्मक यानी कि राज्यों के द्वारा जब कोई गलत अगर कार्य कर दी जाए जो संविधान के विपरीत है, तो वहां पर जो है तुरंत आपात उपबंध लगाकर उस राज्य की शासन अपने हाथ में ले ली जाती है, और कहा जाता है कि वहां पर संविधान क्या होता है, एकात्मक हो जाता है। उसके बाद जो है
हमारे यानी कि अगला विशेषता आप देखेंगे कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई। तो देखिएगा कि कोई भी जो शासन चलाने के लिए मुख्य रूप से तीन जो है यानी कि आप देखेंगे पहिया होती है, यानी कि विधायिका, फिर कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। हमारे यहाँ जो है ये जो न्यायपालिका जो है एक अलग है, यानी कि इसको देखेंगे कि ये शासन से प्रभावित नहीं होती है। न्यायपालिका पर किसी का भी प्रभाव नहीं चलता है, क्योंकि अपने साक्ष्यों के आधार पर यह डिसीजन देती है और इसको जो है यानी स्वतंत्र रूप से बनाकर रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान की एक बहुत ही जबरदस्त विशेषता है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, वह किसी के प्रभाव में नहीं आती है, वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसका न्यायपालिका के अलावे जो है विशेषता में एक और विशेषता आपको है जिसको कहा जाता है कि वयस्क मताधिकार। यानी कि वयस्क का मतलब हो गया कि पहले या आप देखेंगे कि 21 वर्ष की आयु में लोग जो है अपना वोट करते थे। यहाँ का जो है जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे जिसका 21 वर्ष उम्र था। लेकिन राजीव गांधी के टाइम में आप देखेंगे कि एक संविधान संशोधन हुआ जिसको 61वां संविधान संशोधन कहते हैं। इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो मत देने का, वोट देने का जो 21 वर्ष जो आयु था, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की, मत देने की आयु जो है वो 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि भारत का जो भी जनता 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है, वोट दे सकती है और देती भी है। तो इस तरह आप लोग देखेंगे कि हमारा संविधान जो है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और विशेषताओं में आप देखेंगे कि जितनी बातों को आप रखना चाहें ये बात रख सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जैसे हमारे संविधान में जैसे आप देखेंगे कि एक इलेक्शन कमिश्नर का आप नाम जानते होंगे, वो जो है यानी कि चुनाव आयोग, यानी कि ये भी चुनाव आयोग, यानी कि ये भी जो है किसी के प्रभाव में काम नहीं करता, ये भी निष्पक्ष अपना चुनाव कराता है। और इसी के चुनाव कराने के आधार पर जो है हम लोग अपना जो है सरकार बनाते हैं और वो जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक होती है और लोकतंत्र का जो है ख्याल रखती है। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसे? क्योंकि भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि जितनी भी विशेषता हमने बताई, ये विशेषता जो है लोकतंत्र को जो है मजबूत करता है, जनता के शासन को मजबूत करता है। ये जो है संविधान की विशेषता रही। आप इस सबको जो है अच्छे से नोट कर लें, देख लें और फिर अगले क्लास में हम लोग संविधान के जो है प्रस्तावना की बात करेंगे और प्रस्तावना जब पढ़ेंगे उसके बाद उसके साथ विशेषता की भी बात करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।